हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर स्पेस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज सब्जेक्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एज वेल एज नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, आपका टॉपिक है मेंशन्ड आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के सिलेबस में, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, समवट इज एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक एक ही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स। ठीक है, हाउ वी आर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आज का जो ये चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया वाला, दैट वी हैव टू कवर्ड बोथ इन स्टैटिक एज वेल एज इन करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक में जो कवरेज रहेगी वो आज हम आपकी कंप्लीट करवा देंगे। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स की कवरेज रहेगी, करंट अफेयर में जो भी डेटा चल रहा है, पीआईबी में चल रहा है, कोई ऐसी रिपोर्ट आई है दैट इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो कोई स्कीम्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो स्टैटिक की कवरेज आप यहाँ से कर सकते हैं, बट जो करंट अफेयर का पार्ट रहेगा आपका, इंक्लूडिंग स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बजट, सर्वे एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आपको ऑलरेडी हमारे टू द पॉइंट कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रेगुलेटरी बॉडी से लेके रिलेटेड फ्री कंटेंट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है दोस्तों? द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक दोस्तों एक सिचुएशन है जहां पे एक बंदा कैपेबल है काम करने के लिए, ठीक है, और वो ढूंढ भी रहा है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसे जॉब मिल जाए, बट ही और शी इज अनेबल टू फाइंड वर्क। ठीक है, तो एक सिचुएशन है। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड टू बी की मेजर फॉर हेल्थ इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट से दोस्तों इकोनॉमी की हेल्थ का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस साइन होता है, सिग्नल इसका मिलता है कि कंट्री में जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है। अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चल रही है या कम रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की, देन इट इज नोन एज ओवरहीटेड इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी की हेल्थ का भी अनएम्प्लॉयमेंट से या एम्प्लॉयमेंट से पता चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ए लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी है, इट मीन्स दैट द इकोनॉमी इज मोर लाइकली टू बी प्रोड्यूसिंग नियर इट्स फुल कैपेसिटीज। जब एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी है, फैक्ट्रीज में जितने लोग रिक्वायर्ड है उतने ही लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक इकोनॉमी में जितनी कैपेसिटी पे एक इकोनॉमी काम कर सकती है, उतनी कैपेसिटी पे वो कर रही है, उतना ही प्रोडक्शन उसकी इकोनॉमी में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ड्राइविंग वेज ग्रोथ। वेज ग्रोथ भी ऊपर जा रही है, ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, मतलब ये है। और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों के, वो इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द टाइम। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी हो रही है, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयमेंट हमें कितनी चीजें दर्शाता है कि हेल्थ ऑफ इकोनॉमी पता चलती है, और हमें ये भी पता चलता है कि कितनी कैपेसिटी पे एक कंट्री की इकोनॉमी काम करती है, उसका कितना आउटपुट आ रहा है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से हम इतनी चीजों को पता चलता है। अब नेक्स्ट, द टू प्रोडेस्ट कैटेगरीज आर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी से आपको पता चल रहा होगा कि जब मान लीजिए मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से उस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, विलिंगली आई एम लिविंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, देन दैट इज नोन एज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर मुझे निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है या लेड ऑफ किया जा रहा है, जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में चल रहा है, ठीक है, देन दैट इज नोन एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। कुछ 8-9 टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। क्वेश्चन सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मोर लाइकली आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछना है तो स्कीम से रिलेटेड पूछा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की ऐसी स्कीम होगी जो आपसे उस एग्जाम में पूछी जा सकती है, आरबीआई एज वेल एज नाबार्ड ग्रेड है। चलिए दोस्तों, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है दोस्तों आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल
अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है? ये दोस्तों एक टेम्पररी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इट अकर्स व्हेन पीपल वॉलंटरली चेंजेस जॉब। अब मान लीजिए कोई बंदा है, वो ए कंपनी में काम कर रहा है और चाहता है कि वो दूसरी कंपनी में जाए, ठीक है, वो चेंज कर रहा है वॉलंटरली दूसरी कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। तो इस कंपनी से जब इस कंपनी में ज्वाइन करता है, इस कंपनी को छोड़ के जब इस कंपनी में ज्वाइन करता है, तो बीच में जिन दिनों का टाइम होता है, मान लीजिए वो 10 दिन कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग डेट थी दैट कुड बी 10 मार्च, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट थी दैट कुड बी 21 मार्च। अब जो बीच का 10 दिनों का टाइम है दोस्तों, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो टाइम टेकन होता है ना, जब बंदा अनएम्प्लॉयड रहता है, दूसरी कंपनी में जॉब करता है, वॉलंटरी पहली कंपनी जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा होता है, बीच में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों? इट इज अ वेरिएशन इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स over the course of economic upturns and downturns, such as those related to changes in oil prices, ठीक है। that unemployment rises during recessionary period and declines during periods of economic growth। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जब कंट्री में रिसेशन आ रहा होता है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में रिसेशन हो, ठीक है, रिसेशन पीरियड चल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। और अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्री में इंक्रीज होने वाला है। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेस्ड होता है इकोनॉमी के अप टर्न और डाउन टर्न में। फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइसेस में चेंज आ गया, तो ये ऑयल के प्राइसेस में चेंज आने से इकोनॉमी में भी काफी फर्क पड़ता है उस चीज का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है दोस्तों? दैट कम्स अबाउट थ्रू ए टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता रहता है। पहले जो थे कंप्यूटर भी नहीं थे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर बन गए, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप्स बन गए। अब जो है ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, इनपुट की उसकी जरूरत ही नहीं है। एआई आ गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना? चैट जीपीटी का नाम सुना है ना? कंटेंट का काम कितना अच्छा करता है, यूज करके देखना, चैट जीपीटी काफी अच्छा टूल है, ठीक है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जो लोग काम करते थे पहले अपनी स्किल्स यूज करके कुछ ना कुछ डेवलप करते थे, अब चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आ गए, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मशीनरी ऐसी आ गई है, मशीनरी ऐसी आ गई है जिसको पुराने लोग जो हैं वो यूज नहीं करना चाहते, यूज नहीं करना जानते। तो कंपनी को क्या है, पुराने बंदों को हटा के नए बंदों को रखना पड़ेगा। जो पुराने बंदे हट रहे हैं, जो पुरानी मशीनरी चला सकते थे, नई मशीनरी नहीं चला रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म or permanent institutional factors and incentives within the economy. The following can all contribute to institutional unemployment, that is government policies, laws, labor market phenomena, labor market institution, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों इंस्टीट्यूशन की वजह से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिसकी वजह से क्या है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट का, वो डिसाइड किया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोल फील्ड में विमेन नहीं काम कर सकती आज के बाद। ये क्या हो गया? वीमेन के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसाइड की जिसकी वजह से वीमेन जो कोल फील्ड में पहले काम कर रही थी वो अब अनएम्प्लॉयड हो गई हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट when people do not have work during certain season। फॉर एग्जाम्पल की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में जब लेबरर्स काम करते हैं दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है एग्रीकल्चर में काम करने का, जब आपकी बुआई हो रही है, व्हेन वी आर सोइंग द सीड्स और व्हेन वी आर हार्वेस्टिंग द सीड्स। इन दो पीरियड में ही हमें जो है लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इन दो पीरियड में जो लोग काम करते हैं तो वो एग्रीकल्चर लेबर्स बोलते हैं, और बाकी के टाइम वो या तो कहीं और काम कर रहे होते हैं
या वो काम नहीं कर रहे होते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं ड्यू टू द सीजन, ठीक है, सीजन की वजह से जब काम नहीं कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर सीजन नहीं है, देन दैट इज नोन एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट means it's a disguisedly unemployed person is the one who seems to be employed but actually he is not. ठीक है, when more people are engaged in job than actually required, a state of disguised employment is created and is mostly seen as rural area. आपको लगता है आप एम्प्लॉयड हैं बट आप एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके फादर का एक बिजनेस है, आपके फादर का एक बिजनेस है, ठीक है, और वो एक शॉप चलाते हैं, मान लीजिए किराना की शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी की शॉप चला रहे हैं वो। ग्रोसरी की शॉप में वो इतनी बड़ी शॉप नहीं है कि उसमें ज्यादा बंदों के रिक्वायर्ड है, वहां पे सिर्फ एक बंदे के रिक्वायरमेंट है जो आपके फादर इजिली संभाल सकते हैं। अब आप क्या हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली, +2 कर लिया, किसी भी लेवल के बाद आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप दूसरे बंदे हो गए, आपके फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हो, बट इस ग्रोसरी के बिजनेस में ओनली एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, बट आप फिर भी ज्वाइन करते हो उन्हें, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी नहीं वहां पे क्योंकि आपका फादर उसको अच्छे से संभाल रहे थे, बट आप फिर भी काम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि मैं तो काम कर रहा हूं, एम्प्लॉयड हूं, बट यू आर नॉट एम्प्लॉयड, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज कौन सी, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाले काम में, एग्रीकल्चर में, केटरिंग में, जहां पे वर्कर्स जो होते हैं उनको किस लिए एम्प्लॉय, किस बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है, डे टू डे बेसिस पे, कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट है तो बुला लिया जाएगा, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। और दिस इज नोन एज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रिक्वायरमेंट हो तो बुला लो, अदरवाइज मत बुलाओ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जब लोगों को बुलाया जाता है काम करने के लिए, ठीक है, तो दैट इज नोन एज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन where is large section of labor force does not get a job that may yield a regular income to them. They are able to work and also willing to work, but they do not find. तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, जब बड़ी मात्रा में लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर पॉपुलेशन उनको जो है जॉब मिलती नहीं है, दे आर कैपेबल टू वर्क, वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी स्किल है, बट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, मतलब दैट कंडीशन इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ सिचुएशन वेयर employed people are contributing to production less than they are capable of। ठीक है, अब लोग जो, जिनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, जिनकी स्किल्स अच्छी खासी है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम प्रोडक्शन जब दे रहे हैं इकोनॉमी को, या उनकी इनकम कम हो रही है, या वो जितने कैपेबल हैं उससे कम, वो एमबीए का बंदा जब टीचर लग रहा है किसी स्कूल में जाके, दैट इज कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस देन देयर कैपेबिलिटी, दैट इज नोन एज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए ना नेक्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू बी लॉन्ग टर्म फीचर, जब लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, देन दैट इज नोन एज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है दोस्तों? तो सारी की सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। ठीक है, और ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप बार बार इनको रिवाइज कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है। ठीक है, टाइप से पूछा जा सकता है, कोई ऐसी केस स्टडी आपके सामने लाके एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपको ऑप्शंस में बताना है कि कौन से टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन अबाउट। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे आपको टाइप्स दे देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होती है जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कैसे होती है, तो 3 मेजर है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के, और ये जो तीनों मेजर हैं डेवलप किसने किए हैं, एनएसएसओ ने, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तीनों अप्रोच जो है हमने डिस्कस कर लेते हैं, तीनों मेजर डिस्कस करते हैं। पहला तो है डेली स्टेटस अप्रोच।
तो डेली बेसिस पे जब हम डिस्कस करते हैं, डेली बेसिस पे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, then that is known as daily status approach. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन अंडर दिस अप्रोच इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन अ रेफरेंस वीक. तो रेफरेंस वीक में हर डे के लिए अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, नाउ ए पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ डे. तो एक दिन में अगर उसे 1 घंटे भी काम नहीं मिल रहा है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिल रहा है, गेनफुल वर्क मतलब उसको उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, देन दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन. ठीक है, तो वो इसके अंडर आएगा. ठीक है, इस अप्रोच के अंडर आएगा. नेक्स्ट इज वीकली स्टेटस अप्रोच. अब वीकली स्टेटस अप्रोच क्या होता है दोस्तों? एक घंटे के लिए फॉर एनी डे ऑफ वीक, एक रेफरेंस वीक में किसी भी दिन के लिए अगर 1 घंटे के लिए काम ना मिल रहा हो, एंड दैट इज नोन एज, दैट कम्स अंडर द वीकली स्टेटस अप्रोच. और लास्ट है यूजुअल स्टेटस अप्रोच. ठीक है, डेली वीकली से आप याद रखेंगे, यूजुअल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना. दिस गिव्स द एस्टिमेट्स ऑफ दोज पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड और हैड नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 डेज. तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में मेजर टाइम के लिए जब उसको कोई भी गेनफुल वर्क नहीं मिल रहा है, दैट कम्स अंडर द यूजुअल स्टेटस. ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है, कौन से इसकी अप्रोचेस हैं और इसको डेवलप किसने किया है. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, नाउ इन दोनों में डिफरेंसेस जो हैं एग्जामिनर आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रेयरली ही इस पे क्वेश्चन आएगा, बट डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे में भी आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. अगर आपके सामने कोई अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से कोई एक ऐसे आता है, देन यू कैन यूज दीज पॉइंट्स. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहां पे जॉब की सिक्योरिटी होती है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट से ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जिसमें जो लोग हैं कम एम्प्लॉयड होते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जैसे आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो. ठीक है, आप किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हो. और ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे एक बड़ी प्राइवेट फर्म, बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर. आप पब्लिक कंपनी में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. और व्हेन यू आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, देन दैट इज नोन एज क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है. सीजन होता है तो आपको बुला लिया जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है. गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब जो है सिक्योर हो चुकी है, आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम दिया जाता है. चाहे वो काम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपकी सैलरी आपके पास आने वाली है. नेक्स्ट इज वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी. ठीक है, यहाँ पे रेगुलर मंथली सैलरी चलती है, और यहाँ पे जो डेली वेजेस पे काम होता है. क्लियर है? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर. गवर्नमेंट सेक्टर है तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो किए जाते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो जो है नहीं किए जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स. ऐसी उनको बेनिफिट्स अच्छे खासे दिए जाते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो नहीं दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग आवर्स. यहाँ पे फिक्स होते हैं, आपको 9 से 6 जॉब करनी है तो इतना ही टाइम आपको काम करना है. बट यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स नहीं होते हैं. 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे भी हो सकते हैं. यहाँ पे आपसे काम करवाया जा सकता है. ठीक है, नाउ इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है. यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी फॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर नहीं है. नेक्स्ट इज यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो फेवरेबल होंगी, मतलब आपके रूम्स अच्छे हो सकते हैं, आपके ऑफिस अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, और हाइजेनिक हो सकते हैं. आपके लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है, टॉयलेट की व्यवस्था हो सकती है, और भी वर्किंग कंडीशन काफी चीजें होती है जो आपके फेवर में होगी. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये फेवरेबल नहीं हो सकती है. दीज मे नॉट बी फेवरेबल. आर नॉट नहीं, मे नॉट बी फेवरेबल, क्योंकि आजकल जो है कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है, वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड कर दी जाती है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है आपका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया का जो चैप्टर है आपका, फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, दैट इज कंप्लीटेड टुडे. क्लियर है दोस्तों? तो आपका ये चैप्टर हमने स्टैटिक वे में हमने आज कंप्लीट कर लिया. करंट अफेयर्स वे में आपको जो है खुद से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी डेटा है, ठीक, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इनिशिएटिव है, ठीक है, कोई भी डेटा है, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कोई भी स्कीम्स दैट इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी रिपोर्ट जो भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है,
दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी नाबार्ड 2023 का एग्जाम आने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, 6 से 8 मंथ की स्कीम्स इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिपोर्ट्स 4 से 6 मंथ की आपके लिए रिपोर्ट्स होने वाली है इंपॉर्टेंट। और जो पीएबी, मोस्टली पीएबी ही नाबार्ड में, जो मोस्टली पीएबी से ही क्वेश्चन निकलते हैं, फेज 1 फेज 2 दोनों में। ठीक है, तो 4 मंथ का पीएबी एटलीस्ट आपको जो है पढ़ना पड़ेगा फॉर योर फेज 1, और फेज 2 के लिए दोस्तों आपको एटलीस्ट 6 मंथ का पीएबी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक जो है हमने आज क्लियर कर लिया है। ठीक है, सो दिस मच इज स्टैटिक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको एक गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट, गेनफुल नॉलेज मिला होगा फॉर योर नाबार्ड एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेल अस एट info@enterspace.in। ऑल्सो अगर आप हमारे टू द पॉइंट नाबार्ड ग्रेडेड 2023 के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज एनरोल। मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन ऑलवेज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टू द पॉइंट नाबार्ड ग्रेडेड 2023 कोर्स। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको नॉन स्टैटिक एज वेल एज स्टैटिक कवरेज फॉर नाबार्ड ग्रेडेड 2023 एग्जाम की प्रोवाइड कर रहा है। आरबीआई ग्रेड बी में भी हमने टू द पॉइंट कोर्स लॉन्च किया था, जिसकी ऑलमोस्ट 60 to 70% की कवरेज फेज 1 में और अराउंड 80% की कवरेज फॉर करंट अफेयर्स वाज कवर्ड इन फेज 2 ऑफ योर एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्टिव पेपर दोस्तों आपका ईएसआई का कंप्लीटली हमारे नोट्स में से आया था, जिसमें 3 जो रिपोर्ट्स आई थी वो सारी की सारी हमारे नोट्स में कवर्ड थी। स्कीम्स जो थी हमारे नोट्स में कवर्ड। ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर्स था 80 to 90% दैट वाज फ्रॉम और नोट्स। ठीक है, हमने वीडियो डाल रखी है, यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन